नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके सभी एग्जामों के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं। तो आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन भी हो जाएगा इस क्लास से। और ये सभी प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आप लोग को बताए जाएंगे वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा 113 नंबर का क्लास है जिसे आप लोग देख लिए होंगे या फिर नहीं देखें तो देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग 114 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं 114 नंबर के क्लास की ओर। तो ये है हमारा 114 नंबर का क्लास और ये क्या कह रहा है, पहले देखिए। पहला ही प्रश्न आ चुका है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से पहला प्रश्न है। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले प्लासी के युद्ध की डेट पूछी जाती है कि कब हुआ था प्लासी का युद्ध। तो देखिए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपका 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब इसमें देखिए क्या खास बात थी, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो पूछे तो ये ब्रिटिश सेनापति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव। ये क्या करता है, बहुत ही चतुर होता है और ये क्या करता है, नेतृत्व करता है। और किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। क्योंकि ये बात पूछे जाते हैं कि किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये बंगाल का क्या था, ये बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अब इसका एक सेनापति था, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था, मीर जाफर। इसका सेनापति क्या था, मीर जाफर। और मीर जाफर इसमें कर देता है धोखाधड़ी। ये चाटुकारिता के चक्कर में ये कर देता है धोखाधड़ी। ये जा करके अंग्रेजों से संधि कर लेता है और ये अंग्रेज कहते हैं इसे कि अगर आप मेरा सहयोग देंगे प्लासी के युद्ध में और सिराजुद्दौला को धोखा देंगे तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो ये कर देता है धोखाधड़ी। इसके वजह से प्लासी के युद्ध में जीत होने वाला था सिराजुद्दौला का और इसकी हार हो गई एक सेनापति के धोखाधड़ी की वजह से। और इसे क्या कर दिया गया, फिर जाकर के बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बना दिया, बंगाल का नवाब किसे बना दिया, बंगाल का नवाब जाकर के किसे बना दिया गया, ये मीर जाफर को बनाया। किसे बनाया, मीर जाफर, जो कि एक नाम मात्र नवाब होता है। बाकी ये पूरी तरह से अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली होता है। पूरा कंट्रोल बंगाल पे अंग्रेजों का हो जाता है प्लासी के युद्ध के बाद। इसी वजह से ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। आइए चलिए इसका करेंगे रिवीजन। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य, या फिर आप याद रख सकते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और इसका सेनापति के धोखाधड़ी की वजह से ये हार जाते हैं। मीर जाफर जिसका नाम था, मीर जाफर को बाद में ये सभी क्या बना देते हैं, अंग्रेज अपनी कठपुतली बना लेते हैं। नवाब नहीं कहेंगे, कठपुतली ही बनाए थे तो कठपुतली इन्हें बोला जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम तो था धनपत राय। क्या था इनका वास्तविक नाम, इनका नाम था धनपत राय। क्या था, धनपत राय। और ये बात एग्जाम में पूछी गई है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। तो लेखकों के बारे में, जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके मूल नाम के बारे में भी पूछा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखिए, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गबन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है। गबन किसकी पुस्तक है, गोदान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद गबन हो गया, गोदान हो गया। रंगभूमि पूछ ले, किसकी पुस्तक है, रंगभूमि, तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। कर्मभूमि किसकी पुस्तक है,
कर्मभूमि, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। उसके बाद निर्मला पूछ ले किसकी पुस्तक है? निर्मला, तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। कलम का सिपाही पूछ ले किसकी पुस्तक है? कलम का सिपाही, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रेम पच्चीसी भी एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रेम पच्चीसी, ये भी मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। देखिए ये पुस्तकें होती तो हैं हिंदी की, ठीक है, हिंदी में, लेकिन ये जीके जीएस में भी पूछी जाती हैं। जीके एंड जीएस में भी पुस्तकों के बारे में पूछी जाती है, पुस्तक और उनके लेखक। कुछ हिंदी के पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है, कुछ करंट अफेयर के नए पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पूछा जाता है, और कुछ आपके साइंस से संबंधित पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा जाता है, कुछ हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक और लेखक के बारे में पूछा जाता है। मतलब सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो भी प्रमुख पुस्तक है उनके लेखक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ पुराने लेखक और उनके पुस्तकों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग याद करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा चीज़ें। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? हमने बताया इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी कुछ पुस्तकें हमने लिखवा दी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी, जैसे गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि और निर्मला, प्रेम पच्चीसी और कलम का सिपाही, तो ये सभी इनका पुस्तक है। ठीक, अगला प्रश्न, किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? जब पूछे मसौदा किसने तैयार किया तो आप लोग जाएंगे महात्मा गांधी के पास। इसका मसौदा किसने तैयार किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का, तो प्रस्ताव का, तो ये महात्मा गांधी इनका मसौदा तैयार करते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का। जबकि अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया किसने, तो प्रस्ताव अगर आपसे पूछे कि प्रस्ताव को पेश किसने किया या फिर प्रस्ताव को लाया कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप लोग नाम याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव लाया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी ने। इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा नारा? करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा पूछे कि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भी बातें आप लोग बताएंगे, वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो इस समय भारत का वायसराय था। लिन, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो। ठीक, इस समय भारत के वायसराय थे, तो इनके ही विरुद्ध लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अगस्त का डेट आप लोग याद। शुरुआत की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया, और उसके तहत भारत के मतलब जो बड़े बड़े इस आंदोलन के कार्यकर्ता थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन जीरो हावर के तहत। तो ये सभी बातें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये चलिए इसका रिवीजन करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? महात्मा गांधी ने। इसका नेतृत्व पूछे किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। जबकि पूछे प्रस्ताव पेश किया, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इस समय किस अधिवेशन में इसे लाया गया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका कहाँ पे लाया गया? तो ये मुंबई अधिवेशन में ये प्रस्ताव लाया गया था। कहाँ पे? मुंबई अधिवेशन में। और मुंबई अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1942 में। इसमें मसौदा तैयार किया था महात्मा गांधी ने, और प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। मुंबई अधिवेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करिए। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 2025 तक भारत के संविधान के कितने भाग हैं? तो आइए चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये पॉलिटी का प्रश्न है। तो देखिए भारत 2025 तक भारत के संविधान के कुल 25 भाग हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? कुल 22 भाग थे मूल संविधान में। तो अब यहाँ पे 25 कैसे हुआ इसको तो देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। देखिए तो सबसे पहले 22 भाग थे, एक तो हटा दिया गया। एक जो आपका है 1956 में एक भाग था जिसे भाग हम लोग कहते थे भाग 7।
भाग 7 ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, इसे क्या कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। ठीक, अब बचा कितना हमारे पास, अब बचा हमारे पास 21। अब 21 में आप 4 जोड़ेंगे तब जाके आपको 25 मिलेगा। तो देखिए 4 कौन कौन से जोड़े गए, तो देखिए एक तो था आपका भाग 4 का कै जोड़ा गया, 4 का ए जोड़ा गया। ये क्या था, ये मौलिक कर्तव्य था। क्या था, संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसके लिए किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया संविधान में। फिर उसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 9 का ए जोड़ा गया। 9 का ए क्या था, ये था नगर पालिका। 9 का ए क्या था, नगर पालिका के बारे में आप लोग को कई बार बताया गया है। भाग 9 का ए जुड़ा था नगर पालिका। ये किससे संबंधित था, तो ये आपका नगर पालिका के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके तहत कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। अब जोड़ा गया फिर हमारे संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 का बी। 9 का बी क्या था, ये था आपका सहकारी समितियां, सहकारी समितियों को जोड़ा गया। अब सहकारी समितियों के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो इसके लिए हमारा हुआ था 97 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि 2011 में हुआ था, 2011 में। और चौथा वाला क्या है, भाग 14 का कै जोड़ा गया। 14 का कै, इसमें क्या था, इसमें न्यायाधिकरण था। क्या था, न्यायाधिकरण था। इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जुड़ा, न्यायाधिकरण, जिसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2025 तक भारत के संविधान के कितने भाग हैं, वर्तमान समय में 25 भाग हैं, जबकि आपको बताया गया है कि मूल संविधान में 22 भाग थे। 1956 में भाग 7 को हटा दिया गया और फिर बचा हमारे पास 22 में से एक और निकल गया, तो 21 बचा। 21 में अब 4 जोड़ा गया तब जाकर के 25 हुआ है। कौन कौन से 4 जोड़े गए हैं, 4 का कै जुड़ा है, जिसमें मौलिक कर्तव्य था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 9 का कै जुड़ा नगर पालिका, जिसमें है 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 9 का बी जोड़ा गया सहकारी समितियां, जिसमें है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। और 14 का कै जुड़ा नगर न्यायाधिकरण, जिसमें है ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है, डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये कंप्यूटर के प्रश्न है, कंप्यूटर में इसे आप लोग को पढ़ाया जाएगा और इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं फुल फॉर्म से संबंधित, और एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप लोग को बताना होता है, एक प्रश्न यहाँ से भी आप लोग को मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डीडीएल का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, डेटा डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये बातें आप लोग को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी तरह से और भी आपके एग्जामों में फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। ये 2-4 का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी आप सभी जानते हैं, डाटा केबल यूएसबी आता है, यूएसबी मॉडल का आता है। तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब एक चीज और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे टीसीपी का फुल फॉर्म पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। एक और केवल आप लोग बता दीजिए, GUI, आजकल GUI के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में इनमें से कोई आए तो आप लोग सही कर पाएंगे। ग्राफिकल यूजर
इंटरफेस। ठीक, तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि DDL का पूर्ण रूप क्या है। तो डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए चलिए एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ और फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। जैसे USB के बारे में पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, TCP के बारे में पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और GUI के बारे में पूछे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित है? तो नृत्य रूप कौन सा राजस्थान से संबंधित है? देखिए राजस्थान से संबंधित कई नृत्य रूप हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्रश्न में हम लोग नृत्य रूपों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग राज्यों से पूछता है। देखिए घूमर पूछे कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया पूछ ले आपका कहाँ का है? कालबेलिया, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि राजस्थान का है। उसके अलावा आप लोग को पूछे कि गणगौर कहाँ का है? गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी आपके राजस्थान से आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि घुमुरा कहाँ का है? घूमर पूछे तो राजस्थान का, जबकि घुमुरा पूछे तो ये उड़ीसा से संबंधित है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा बगुरबा पूछ ले कहाँ का है? बगुरबा कहाँ का लोक नृत्य है? बगुरबा। और सत्रिया पूछ ले या फिर बिहू पूछ ले तो ये सभी कहाँ के हैं? असम के हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गरबा कहाँ पे किया जाता है? ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। गरबा कहाँ का है? तो ये गुजरात में खेला जाता है, गुजरात में। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और मांच के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि मांच कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांच जो है आपके मध्य प्रदेश का है। एग्जाम में ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और एग्जाम में ही पूछा गया था कारगम और देवराट्टम, ये कहाँ का है? कारगम एंड देवराट्टम, ये एग्जाम में पूछा गया था और ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का। एक चीज़ और एग्जाम में आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है मांडी के बारे में। मांडी कहाँ का है? गोवा का है। ये बातें आप लोग को याद रखना है। तो इतने कुछ लोक नृत्य के बारे में आप लोग याद रखें, एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था स्टैटिक से। तो देखिए नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित है, तो घूमर, कालबेलिया और गणगौर ये सभी राजस्थान से संबंधित है। घुमुरा कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। बगुरबा, सत्रिया असम से संबंधित है। गरबा कहाँ से? गुजरात से संबंधित है। और मांच के बारे में बात करें, मांच के बारे में, ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। मांडी कहाँ पे है? गोवा का है। और कारगम और देवराट्टम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। इतनी बातें आप लोग उस प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। एग्जामों में वेद और उनकी उपवेदों के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध युद्ध की कला से है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। युद्ध की कला से इसका संबंध है। यहाँ पे इसको आप लोग को याद रखना है। और यजुर्वेद के बारे में देखिए वेद और उनके उपवेद के बारे में पूछा जाता है। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसे संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और इसका जो है अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद का उपवेद बता दीजिए क्या है, तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है उपवेद? आयुर्वेद है इसका उपवेद। ठीक, आयुर्वेद इसका उपवेद है। अगर ऋग्वेद के बारे में पूछे कि इसका वो क्या बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो यहाँ पे इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में याद रखेंगे। ऐतरेय और कौशितकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय एंड कौशितकी क्या है? कौशितकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे और कुछ वेदों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सामवेद के बारे में, सामवेद के बारे में पूछे कि इसका, सामवेद के बारे में पहले बता दीजिए इसका
उपवेद क्या है? तो सामवेद का जो उपवेद है वो आपके सामवेद का ये गंधर्व वेद है। गंधर्व सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। और इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, वो है आपका पंचविश। क्या है? पंचविश। ठीक, यहाँ पे ये चीज नोट करेंगे। उसके अलावा एक और वेद आपको बच रहा है अर्थशास्त्र के बारे में। आपका कौन सा वेद है? सबसे लास्ट सबसे नया वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में आप लोग बता दीजिए कि इसका उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र इसका उपवेद है। और अथर्ववेद के बारे में ये क्या बोलते हैं? इसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछे एग्जाम में, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग नहीं भूलेंगे। ये है आपका क्या है? गोपथ। ठीक, गोपथ। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्राचीन इतिहास का प्रश्न था। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध युद्ध की कला से है। हमने बताया यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो शतपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी तरह ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक, और हमने बताया कि सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश है। उसके अलावा अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अर्थशास्त्र। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ हैं। ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है। तो ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी पॉलिटी से प्रश्न आ चुका है। ये है आपका महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। अब इस प्रश्न में हम लोग महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं जानना जरूरी है एग्जाम के लिए। अनुच्छेद इसे किस में रखा गया है? 76 में रखा गया है। महान्यायवादी की पूछे कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी को हटा कौन सकता है, तो इनको हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। दोनों काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि क्या महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सदन की जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही में ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यानी कि सदन की कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ये सदन की कार्यवाही में अपना वोट नहीं कर सकते। ये अपना वोट नहीं कर सकते। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महान्यायवादी की अगर योग्यता के बारे में बात करें कि इनकी योग्यता क्या होती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी क्या होती है? योग्यता होती है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि पहले महान्यायवादी कौन थे, तो पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। कौन से? MC सीतलवाड़ थे, पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, जिनके बारे में एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में हमारे महान्यायवादी कौन है, वो है R वेंकट रमणी। कौन है? R वेंकट रमणी हैं। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है, R वेंकट रमणी। ठीक, इतनी बातें ये इस प्रश्न से आप लोग याद रखें। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 76 में मिलेगा। इनकी नियुक्ति और कौन हटा सकता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं, इनको हटा भी सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और पूछा जाता है कि क्या महान्यायवादी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आप लोग बताएंगे हाँ, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। अपना योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनकी योग्यता है। पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, और वर्तमान समय हमारे महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या धातु का सामान्य गुण है। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि धातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं, अधातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन से धातु के गुण नहीं है, इनमें से कौन से अधातु के गुण नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये चलिए पहले धातुओं को देखते हैं, फिर अधातु को देखते हैं। तो धातुएं जो होती है विद्युत
एंड उष्मा की क्या होती हैं, विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। और धातुओं के बारे में आप लोग नोट करेंगे कि धातुएं ये कठोर होती हैं। क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि इसे ये लचीली होती है, आप लोग इसे पीट करके फैला सकते हैं, तन्य होती है। और ये आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध का मतलब क्या है कि इसे आप लोग पीट करके क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जितना पीटेंगे उतना ये फैलेगा, ठीक। और धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, यानी कि इसमें धात्विक अपनी चमक होती है। अगर कोई धातु काला है तो भी वो काले रंग में ही चमकेगा, यानी कि उसमें धात्विक चमक होती है, उसको धात्विक चमक बोलते हैं, ठीक। चमकीली होती हैं। और धातु का एक गुण और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक यानी कि धातुओं को आप पीटेंगे तो उसमें टन टन की आवाज आएगी। तो ये भी धातु की एक गुण है कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो और वहीं पे हम लोग अधातु के बारे में पढ़ते हैं। अधातुएं किसे कहते हैं, तो अधातुओं के बारे में, अधातुओं के गुण के बारे में देखते हैं। जैसे अधातुएं जो होती हैं, विद्युत एंड उष्मा की क्या होती हैं, विद्युत एंड उष्मा की क्या होती हैं, यहाँ पे नोट करेंगे, कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, ये कुचालक होती हैं, यानी कि इसमें विद्युत और उष्मा फ्लो नहीं होगा। और इसमें ये जो होती हैं धातु जो होती है ये कोमल होती हैं। सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, धातुएं जो होती है गैर तन्य होती है, यानी कि गैर तन्य, यानी कि इसमें तन्यता नहीं पाई जाती, ये लचीली नहीं होती हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और धातुएं जो होती हैं गैर आघातवर्ध होती है, गैर आघातवर्ध, यानी कि इसे पीट करके फैलाया नहीं जा सकता, तो उसे गैर आघातवर्ध कहेंगे, ठीक। और धातुएं जो होती हैं ये अध्वनिक होती हैं, यानी कि इसको पीटेंगे आप तो वो टन टन की आवाज नहीं करेगा, इसे बोलते हैं अध्वनिक, यानी कि इसमें से ध्वनि नहीं निकलेगा। तो इतनी चीजें धातुएं और अधातुओं के गुण के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए इसके रिवीजन करते हैं कि धातु किसे कहेंगे। तो देखिए, विद्युत और उष्मा का सुचालक रहेगा, कठोर रहेगा, थोड़ा सा चमकीली रहेगी और तन्य रहेगा, आघातवर्ध होते हैं, ध्वनिक होते हैं, ये सभी धातुओं के गुण हैं। अधातु के गुण के बारे में हमने बताया कि विद्युत और उष्मा के ये कुचालक होते हैं, कोमल होते हैं, गैर तन्य होते हैं और गैर आघातवर्ध होते हैं, अध्वनिक होते हैं। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, भारत में प्रथम महिला के बारे में पूछा जाता है, प्रथम भारतीय महिला के बारे में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में आइए, चलिए हम लोग उसी को रिवीजन करते हैं। तो सब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य, भारत की मुख्य सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन चुकी हैं। कौन है, उनका नाम फातिमा बीबी। क्या नाम है, फातिमा बीबी। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान, एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप लोग जानते हैं भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे, अगर इंडिया फर्स्ट भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो वो कौन थी, तो उनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी आपके सुचेता कृपलानी, ठीक। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और भारत की पहली महिला अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू नाम था इनका। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपी की बनी थी। कहाँ की, यूपी की बनी थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी आपकी मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये थी आपकी मीरा कुमार, ठीक। ये बनी थी भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। अगर आपसे पूछे भारत की
पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी, इनके बारे में अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। किरण बेदी बनी थी। कौन थी? किरण बेदी बनी थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका के बारे में भी पूछा जाता है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? मुस्लिम शासिका कौन बनी थी? तो शासिका थी रजिया सुल्तान, जो कि किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन सब का रिवीजन आप लोग को रखना है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी। ठीक, इनके बारे में याद रखना है। पहली लोकसभा अध्यक्ष बताया हमने मीरा कुमार। पहली महिला आईपीएस बताया किरण बेदी थी। पहली महिला राष्ट्रपति बताया प्रतिभा पाटिल थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये सभी बातें आप लोग को इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या, एसआई इकाई क्या है? तो देखिए यहाँ पे आपके साइंस से प्रश्न आ चुका है, फिजिक्स से, और यहाँ पे हमारे भौतिक राशियाँ और उनके मात्रकों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक तो करीब 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। अगर इसकी वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतीक, इसका प्रतीक पूछे क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे इसका प्रतीक होता है ओमेगा। क्या होता है? इसके प्रतीक को क्या कहते हैं? ओमेगा। इसका सिंबल किस तरह का होता है? ऐसे करके इसका सिंबल होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए भारत कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके जरूरी साबित है, हो सकता है। ठीक, शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, वाट होता है, तो इसको W से इंडिकेट करते हैं। आवेश का मात्रक अगर आपसे पूछे क्या होता है, आवेश का मात्रक पूछे तो कूलाम होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछे आवेश का पूछेगा तो कूलाम होता है। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मात्रक बता दीजिए क्या होता है, तो ये होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वहीं पे एक चीज और बताएंगे, अगर आपसे पूछे कि श्यानता का मात्रक, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, श्यानता का मात्रक क्या होता है? पाइज होता है श्यानता का मात्रक। एक चीज और बता दीजिए, विद्युत धारिता का मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक, कैपेसिटर वगैरह बनाया जाता है इस पे। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? वो होता है आपका फैरड। क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंडेंसर वगैरह पे लिखा रहता है, आप लोग देख सकते हैं उसे। तो चलिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? हमने बताया प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। प्रतीक क्या है इसका? ओमेगा। इस तरह का सिंबल होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैरड होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शक्ति का मात्रक हमने बताया वाट होता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। आवेश का मात्रक भी पूछा जाता है, कूलाम होता है। विद्युत धारा का भी मात्रक पूछा गया है, एम्पियर। श्यानता का मात्रक पूछा गया है, पाइज होता है। तो इन मात्रकों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो इस तरह के प्रश्न साइंस एंड टेक में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका कामनी परमाणु रिएक्टर के बारे में ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है? ये आपके कलपक्कम तमिलनाडु में ये कार्यरत है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कलपक्कम पूछेगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है। देखिए, जो रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर होता है, वो परमाणु संयंत्र में लगे होते हैं। उनका काम होता है विस्फोटक पदार्थों को जलाना। अब जबकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है, वो पूरा आपका एक प्लांट होता है जिसके तहत बिजली वगैरह का उत्पादन किया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे देखिए, पहला एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, हमारा पहला परमाणु रिएक्टर कौन था। तो आप लोग क्या लगाते हैं? ये था आपका अप्सरा। हमारा
पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, जिसे बनाया गया था 1956 में। कहाँ पे बनाया गया था? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पे? ट्राम्बे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये भी बात एग्जाम में अभी पूछी जाती है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आपसे पूछे कि हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन था, हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये आपका कौन था? ये था आपका तारापुर। तब इसका जवाब क्या हो जाएगा? तारापुर में ये बनाया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। और बात करते हैं इसे कब बनाया गया था? 1971 में तारापुर महाराष्ट्र में इसे बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? कामनी है। ये कल्पक्कम तमिलनाडु में बनाया गया। कहाँ पे? कल्पक्कम तमिलनाडु में। पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? अप्सरा है। 1956 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसे बनाया गया। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर है। इसे 1971 में महाराष्ट्र में बनाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो देखिए ये योजना शुरू की गई थी 1995 में। ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किस मंत्रालय में आती है? तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये शिक्षा मंत्रालय में। मध्याह्न भोजन जो योजना है ये शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है। और इसे शुरू कब किया गया था इस योजना को? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे शुरू कब किया गया? तो इसे 1995 में ये योजना शुरू की गई थी। और ये जो योजना थी ये किसके लिए था? तो यह योजना स्कूल भोजन कार्यक्रम के लिए था। स्कूली भोजन कार्यक्रम के लिए था। इसके तहत बच्चों को भोजन कराया जाता है स्कूल में ही। अभी भी ये योजना कार्यरत है बहुत ही व्यापक रूप से। तो ये था आपके स्कूली भोजन कार्यक्रम था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए यहाँ पे शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे, एक योजना थी अस्मिता योजना। अस्मिता योजना ये भी योजना जो था, एक आपका अस्मिता परियोजना था, जिसके बारे में एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये किस मंत्रालय से संबंधित था, किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया था? अस्मिता परियोजना। तो ये भी आपके शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया अस्मिता योजना के बारे में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक शिक्षा जो आपका था, पहले कौन सा शिक्षा को पहले कहाँ रखा गया था? मौलिक अधिकार। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? शिक्षा को देखिए मौलिक अधिकार बनाने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसके लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? शिक्षा को अनुच्छेद 21A में रखा गया। अनुच्छेद 21A के तहत क्या बना दिया गया? इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। तो ये इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? ये शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आती है। शुरू कब हुआ? 1995 में। यह स्कूली भोजन कार्यक्रम था। और एक और योजना के बारे में ध्यान रखेंगे, अस्मिता परियोजना के बारे में एक एग्जाम में पूछा गया था, जिसका संबंध किससे था? शिक्षा मंत्रालय से था। शिक्षा मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ठीक, शिक्षा किस अनुच्छेद का विषय है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में नीली क्रांति का संबंध है, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो नीली क्रांति का संबंध है ये मत्स्य पालन से है। किससे संबंधित है? ये है आपके मत्स्य पालन। मत्स्य क्या होता है? मछली पालन होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका संबंध मछली पालन से है। अब हमारे एग्जामों में कुछ क्रांति मतलब खाद्यान्नों से संबंधित कुछ क्रांति और वो किससे संबंधित है ये पूछी जाती है। ठीक, आइए चलिए हम लोग कुछ क्रांति और किससे संबंधित है वो पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है?
तो आप लोग बताएंगे कि ये आलू उत्पादन से संबंधित है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। किससे? मसाला उत्पादन से। एक होता है आपका रजत क्रांति, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक आपसे पूछे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति जब पूछे तो ये है आपका अंडा उत्पादन से। किस उत्पादन से है? अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति पूछी जाती है एग्जाम में, इसका संबंध किससे है, तो यहाँ पे भी आप लोग नोट करेंगे अमृत क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसका संबंध जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है अमृत क्रांति का संबंध। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से। गुलाबी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति, जो गुलाबी क्रांति है ये आपकी कई चीज़ों से संबंधित होती है, जैसे झींगा मछली आप सभी जानते हैं। झींगा मछली रेड गुलाबी कलर की होती है, लगभग रेड या फिर गुलाबी कलर की। ये मांस से भी संबंधित है और ये प्याज से भी संबंधित है, तो ये गुलाबी क्रांति का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्याज से संबंधित है। एक क्रांति के बारे में और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन। तिलहन मतलब जो तेल उत्पादन करने वाले खाद्यान्न होते हैं उनसे संबंधित है, ये तिलहन से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। मत्स्य मतलब मछली होता है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है भारत में, तो नदी जोड़ो परियोजना से। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली, मांस और प्याज से संबंधित है। झींगा मछली, मांस और प्याज से संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गोल क्रांति क्या है? आलू से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से। पीली क्रांति तिलहन से। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, कई बार पूछी गई है। ये सभी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है साइंस से आ चुका है, कह रहा है कि माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे कुछ डिवाइस दिए जाते हैं और वो पूछा जाता है, कुछ डिवाइस के नाम देता है, वो पूछा जाता है कि इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप का परिवर्तन हो रहा है। जैसे माइक्रोफोन ले लीजिए, माइक्रोफोन यही है माइक्रोफोन। ये क्या करता है, ये हम लोग पहले बोलते हैं तो वो क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा। जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि ऊर्जा है। ये क्या काम करता है, ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या काम करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अब जो आप ईयरफोन लगाए हैं कान में और वो जो आपको सुनाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीकर। अब ये क्या काम करता है, तो ये स्पीकर क्या काम करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ये ध्वनि स्पीकर जो है ये ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। अरे यार, स्पीकर इसका उल्टा होता है। ये क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा में। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा क्या काम करता है, आपके ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा या फिर पंखे में क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है। मोटर या फिर इसे विद्युत मोटर भी एग्जाम में आपको मिलेगा। ये क्या काम कर रहा है, पहले आप लोग उसको करंट दे रहे हैं तो वो विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। एक होता है जनरेटर। जनरेटर जानते हैं आप लोग, जो शादी विवाह में चलता है, या फिर डायनेमो के बारे में भी पूछा जाता है। जनरेटर पूछे या फिर जनरेटर जो इंजन के सामने लगा होता है और वो करंट बिजली उत्पादन करता है। आप लोग देखे होंगे जनरेटर या फिर डायनेमो क्या काम करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है बहुत। तो इन सब के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इन जितने भी चीज़ें बताई गई एग्जाम में ये सभी पूछे गए हैं। तो देखिए, एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, हमने बताया माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्पीकर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शर्माइए मत, वीडियो को लाइक करिए, शर्माइए मत, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं।
कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि इसमें और भी क्या सुधार चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न। और देखिए ये मौलिक अधिकार को जो पहले जो संपत्ति थी ना, पहले संपत्ति क्या थी हमारे संविधान में, संपत्ति जो थी वो क्या थी, अनुच्छेद, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया था, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत क्या थी, अनुच्छेद 1(f) और अनुच्छेद 31 के तहत क्या थी, ये थी आपकी मौलिक अधिकार। क्या थी, हमारी मौलिक अधिकार थी। क्या थी, मौलिक अधिकार थी। फिर इसमें संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया, इसके लिए किया गया था हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन। क्या किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान में हमारे अनुच्छेद 300 के ए जोड़ा गया, 300(a) को इसके तहत जोड़ा गया हमारे संविधान में, अनुच्छेद नंबर 300 के ए जोड़ा गया। और वर्तमान समय में अब जो है, अब स्थिति क्या है, जब इसको समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 19(1)(f) को और अनुच्छेद 31 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और अब क्या कर दिया गया, संपत्ति को क्या कर दिया गया, जो संपत्ति है हमारी अब कानूनी अधिकार है। अब जो संपत्ति है, संपत्ति क्या है, संपत्ति ये हमारे पास क्या है, कानूनी अधिकार बन चुका है। केवल कानूनी अधिकार है, इस पे हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित है। तो इसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। यही इसका प्रश्न है, यही इसका जवाब है। तो देखिए पहले हमने बताया कि संपत्ति जो थी वो अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के द्वारा क्या थी, मौलिक अधिकार थी। लेकिन सरकार ने कराया 44वां संविधान संशोधन 1978 और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 300 के ए जोड़ा गया। और अब उसके तहत ही क्या कर दिया गया, 300 के ए के तहत संपत्ति को बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक, तो ये बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है कंप्यूटर से। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में सीयू के 3 घटक क्या, सीपीयू के 3 घटक क्या है। देखिए सीपीयू के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसके 3 घटक के बारे में पूछा जाता है। क्या है 3 घटक इसके, तो एएलयू और सीयू और फिर मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। ये क्या चीज़ है, क्यों मेमोरी कर रहा है, या फिर मेमोरी की जगह पे ही कभी कभी 3 घटक में इसके रजिस्टर देता है। अब यहाँ पे इसका चक्कर पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है ये मेमोरी या फिर रजिस्टर। तो रजिस्टर के बारे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है। तो देखिए एएलयू के बारे में सबसे पहले इस तरह से, इस वजह से बताया। पहला इसका घटक एएलयू है, दूसरा घटक सीयू है और तीसरा घटक इसका मेमोरी या फिर रजिस्टर आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए एएलयू का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको साफ तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका क्या होता है, लॉजिकल यूनिट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, सीपीयू को क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, तो इस वजह से इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेमोरी या फिर रजिस्टर क्या है, तो मेमोरी या फिर रजिस्टर को इसको कहा जाता है उच्च गति मेमोरी। क्या कहते हैं, सबसे पहले और थोड़ा समझिए, इसको बोलते हैं कैच मेमोरी। क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी भी बोलते हैं या फिर कैच मेमोरी बोलते हैं। अब ये कैच मेमोरी क्या होती है, ये कंप्यूटर में लगी होती है और इसको उच्च गति मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उच्च गति मेमोरी। ये क्या काम करता है, उच्च गति मेमोरी कहते हैं। और ये इसका कार्य ये है कि ये सीपीयू के पास में लगा होता है और ये सीपीयू की गति को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। 2 GB 8 GB 6 GB 2 GB 4 GB 6 GB का कैच मेमोरी भी आजकल कंप्यूटर में आने लगी है। तो इसका क्या काम होता है, सीपीयू की
सीपीयू की गति को क्या करना, बढ़ाना। और इसके बारे में ये जितनी चीज़ें पूछी गई हैं, बताई गई हैं, वो सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं कि कैच मेमोरी क्या है, इसका रजिस्टर नाम है, ये किसका पार्ट है और इसका कार्य क्या है, ये सभी के बारे में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है ये स्थित कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में किस जगह पे स्थित होती है। तो वो सीपीयू के और प्रोसेसर के बीच के घटक के रूप में ये काम करता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक क्या है, तो हमने बताया कि एएलयू, सीयू और मेमोरी या फिर रजिस्टर भी, कभी कभी मेमोरी नहीं देता, वहाँ की जगह रजिस्टर लिखता है, ये 3 घटक में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमने बताया एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एग्जाम में पूछा जाता है। और सीयू का कंट्रोल यूनिट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण रूप। मेमोरी जिसे रजिस्टर कहते हैं, इसको कैच मेमोरी भी कहते हैं, एग्जाम में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके फ़ोन में भी कैच मेमोरी होता है और ये उच्च गति की मेमोरी होती है जिसका काम होता है सीपीयू की गति बढ़ाना। याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप कहेंगे अरे आया कहाँ से ये सभी प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। आप लोग को ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखते हुए चलना है। किसी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अरे भाई पहले याद रखो कि किसी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तभी आप लोग उसे कर पाएंगे कि किसे नहीं नियुक्त किया जाता। तो देखिए राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद के सदस्य को कौन नियुक्त करता है, मंत्री परिषद के सदस्य को कौन नियुक्त करता है, ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जबकि उनके नाम वगैरह को कौन बताता है कि फला फला लोगों को नियुक्त करिए, वो बताते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, हमारे मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो वो भी आपके मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल को भी कौन नियुक्त करता है, वो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, ये भी आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद आप लोग को बताया गया महान्यायवादी, महान्यायवादी को भी कौन नियुक्त करता है, इनके बारे में भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी है महान्यायवादी के बारे में। और इसको नियुक्त करना और हटाने का काम किसका है, वो भी राष्ट्रपति का है। सीएजी को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। और यूपीएससी के अध्यक्ष को भी कौन नियुक्त करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष को भी कौन नियुक्त करता है, तो इनको भी राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अब इनमें से कुछ भी आपको मिले और इसमें से 3 ऑप्शन आपको मिलेगा और एक ऑप्शन कुछ और रहेगा, तो आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं कि किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करते हैं। तो देखिए पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए किसे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, महान्यायवादी को, सीएजी को और यूपीएससी के अध्यक्ष को। तो इन सभी को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है फिर कंप्यूटर से है। देखिए इस क्लास में कंप्यूटर से 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर से भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर से, किसी में 2-3 भी पूछ लिया जाता है। आप जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो चार्ल्स बेबल द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिक कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। क्या बोलते थे इसको, एनालिटिकल इंजन बोलते थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे एनालिटिकल इंजन बोलते थे। अब चार्ल्स बेबेज कौन है, ये कंप्यूटर के पापा, इन्हें कंप्यूटर के पापा कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें कंप्यूटर के क्या कहा जाता है, पिता, या फिर इन्हें कंप्यूटर के पापा कहा जाता है। ये वही बातें आप लोग को याद रखना है। अब हमारे एग्जाम में यहाँ से एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। देखिए कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस पर आधारित थी। तो पीढ़ियों के बारे में आप लोग को प्रश्न मिला होगा, अगर आप लोग टेस्ट वगैरह मारते होंगे तो एग्जाम में पीढ़ियों के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, इस तरह से प्रश्न होता है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पे आधारित थी, तो ये वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी। वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कंप्यूटर की पूछेगा दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी, तो ये आधारित थी आपकी ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर पे आधारित थी, ट्रांजिस्टर पे ये दूसरी पीढ़ी आधारित थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर की पूछेगा तीसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर की। अगर आपसे पूछे कि तीसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी, तो ये थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट पे, इंटीग्रेटेड, ये थी आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित थी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। अरे यार जगह नहीं बच रहा है। कंप्यूटर की फोर्थ पीढ़ी अगर आपसे पूछे ये किस पे आधारित थी, तो ये आधारित थी चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पे, माइक्रो प्रोसेसर पे ये आधारित थी। और कंप्यूटर की जो वर्तमान समय पीढ़ी चल रही है, ये भी पूछी जाती है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो आप लोग बताएंगे फिफ्थ पीढ़ी चल रही है और ये आधारित है पैरेलल प्रोसेसिंग पे, इसमें एआई वगैरह भी शामिल है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग पे आधारित है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर की पूछे कौन सी पीढ़ी चल रही है वर्तमान में, तो वो आप लोग बताएंगे पांचवी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की। ठीक, ये भी बातें यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए क्या था, चार्ल्स वेबर द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिक कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, इसको एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, ये आपके चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। हमने कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां बताए। पहली पीढ़ी क्या थी, वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी पीढ़ी थी ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित थी। चौथी पीढ़ी हमने बताया माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित थी। पांचवी पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग पे आधारित थी, जो कि वर्तमान समय पांचवी पीढ़ी चल रहा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से, देखिए ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, ये महत्वपूर्ण है, वंदे भारत से है। ये वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। वंदे भारत को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। और अब वंदे भारत के बारे में इस प्रश्न में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि वंदे भारत से अभी क्या एग्जाम में पूछी जा रही है, ये पूछी जाती है वंदे भारत की पहली ट्रेन कब चली थी। तो वंदे भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। कहाँ से नई दिल्ली से कहाँ तक, ये वाराणसी के बीच में चली थी। ये बातें आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसकी स्पीड कितनी थी वंदे भारत की, इसकी स्पीड वर्तमान समय कितनी है, तो इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आपको सैर कराएगा। और वंदे भारत की बात करें, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किसने किया है, तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इसका निर्माण किया है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये भी बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए वंदे भारत के बारे में हमने आपको क्या बताया कि किस ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, वंदे भारत को। इसकी स्पीड कितनी है वंदे भारत की, 160 किलोमीटर पर आवर है। पहली ट्रेन को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया। इसका निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में हुआ था और पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी ये हमारी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसे एनएससी बोला जाता है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हमारे एग्जामों में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। दो स्टॉक एक्सचेंज भारत की महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए वहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पढ़ लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसका मुख्यालय। एनएससी की बात करें, इसकी स्थापना भी एग्जाम में पूछी जाती है, कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। दूसरी बात इससे यहाँ पे क्या पूछी जाती है कि इसके सेंसेक्स को क्या कहते हैं, इसको सेंसेक्स को, एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स को क्या कहते हैं, इसके सेंसेक्स को निफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, निफ्टी कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूसरा कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत प्राचीन समय से एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है, वो है आपके एशिया का अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है, बॉम्बे
स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बोलते हैं BSE, क्या बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की बात करें तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? मुंबई में दलाल स्ट्रीट करके जगह है, वहाँ पे मुंबई में दलाल, ये भी पूछा जाता है मुंबई में किस जगह पे इसका मुख्यालय है, तो आप लोग बताएंगे दलाल स्ट्रीट, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चीज़ छूट गया, इसके सेंसेक्स को क्या कहते हैं? BSE के इसके सेंसेक्स को क्या कहते हैं? तो इसके सेंसेक्स को बोलते हैं BSE के, क्या बोलते हैं यार इसके सेंसेक्स को? इसके सेंसेक्स को, इसके सूचकांक को क्या बोलते हैं? इसके सूचकांक को सेंसेक्स बोलते हैं, और इसके सूचकांक को क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। गड़बड़ हो गया था। सूचकांक को क्या बोलते हैं? NSE के सूचकांक को क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। और BSE के सूचकांक को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। ये भी बातें आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, NSE जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसके सूचकांक को हम लोग क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। NSE के सूचकांक को क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE बोलते हैं। इसकी स्थापना 1875 में, हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। और इसके सूचकांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके सूचकांक को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसेक्स बोलते हैं। ठीक, BSE के सूचकांक को सेंसेक्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2022 वाला जो था ये इम्पोर्टेंट है। ICC पुरुष विश्व कप की मेजबानी भारत ने किया था। और इसका जो आयोजन है, यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो ये देखिए 4 वर्ष में एक बार होता है, और 4 वर्ष तक लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो हुआ था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम मुंबई में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, अहमदाबाद में जो कि स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो यहाँ पे क्या है, इसका आयोजन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इसका फाइनल किसके बीच में खेला गया था, और इसका फाइनल किसके बीच में खेला गया था, तो भारत एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका फाइनल खेला गया था। किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका फाइनल खेला गया था। और इसमें विजेता कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है विजेता। उपविजेता कौन होता है? भारत होता है। और इसमें संस्करण, एक चीज़ और बता दीजिए कि इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका 13वां नंबर का संस्करण था। अब की बार 14वें नंबर का संस्करण होगा। और इसका आयोजन पूछ लीजिए कब हुआ था, तो इसका आयोजन जो है ये 4 वर्ष पे होता है। कब होता है? 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। विश्व कप क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट विश्व कप की जो आयोजन है वो 4 वर्ष पे होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे इतनी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका रिवीजन करेंगे कि 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? तो हमने बताया भारत ने किया था। इसका आयोजन हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया था। संस्करण 13वां था और इसका आयोजन 4 वर्ष पे होता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। अब यहाँ पे एग्जामों में पूछी जाती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है। एग्जाम में थोड़ा एडवांस आ चुका है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे अपरिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं हिंदी में, इसका हिंदी अर्थ है अपरिवर्तन। नॉन वोलेटाइल का अर्थ क्या होता है? अपरिवर्तनशील। यानी कि अपरिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया? जो अस्थाई रहे, जिसमें परिवर्तन ना हो, इसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं। आइए चलिए समझते हैं ये है क्या। अपरिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे आपका हो गया रोम हो गया। रोम में क्या क्या आते हैं? जैसे आपका HDD, SSD, जितने भी सेकेंडरी ड्राइव होते हैं। CD हो गया, CD आपका DVD हो गया,
CD DVD ये सभी चीज़ें आते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और रुक जाइए पहले वोलेटाइल मेमोरी को लिख लेते हैं। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहेंगे। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी क्या है और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार आजकल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, अस्थाई मेमोरी। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका हो गया रैम हो गया, और अभी कैच मेमोरी की बात हमने बताया, कैच मेमोरी या फिर कैश बोलते हैं इसे, सॉरी कैश भी बोलते हैं। तो कैश मेमोरी इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे अस्थाई मेमोरी इसको क्यों बोलते हैं या फिर अपरिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहते हैं। जैसे एक बार आपका रोम हो गया, एसडीडी हो गया क्या, या फिर एसएसडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसमें डाटा को आप लोग भर दिए, इसमें डाटा को आप लोग भर दिए, तो वो डाटा अपरिवर्तनशील रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो अस्थायी रूप से इसमें रहेगा। जबकि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, जैसे रैम कैच मेमोरी, इसमें क्या होता है, जब कंप्यूटर जितना देर चलता है ये उतने देर ही अपने अंदर डाटा को संरक्षित रख पाते हैं। कैश मेमोरी या फिर रैम, जितने देर कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उतनी देर ही अपने अंदर डाटा संग्रहित रख सकते हैं। जब जैसे ही करंट कटता है और फिर करंट कटता है, ये अपना सारा डाटा खो देते हैं। जब आप लोग कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो वो कहाँ पे नोट होता है, वो रैम या फिर कैश मेमोरी ही उस प्रोसेस को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। जब कंप्यूटर से डाटा बंद होता है तो ये क्या होता है, पूरा फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे, मतलब पूरा करंट, इसका सप्लाई, करंट की सप्लाई एकदम हटाएंगे, या फिर लाइट कट जाएगी तो आप क्या करेंगे, फिर से कंप्यूटर को चालू करोगे और कंप्यूटर फिर से तुरंत फिर नए मोड में चालू होगा, फिर से स्टार्ट होके शुरू से चालू होगा। तो वो अपने डाटा क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, डाटा अपना खो देते हैं, यानी कि ये डाटा को स्टोर नहीं करते। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जैसे रैम और कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, रोम, एसएसडी, एलडीडी, एसएसडी और सीडी, डीवीडी। अब एलडीडी की बात करें, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं, इसमें आप लोग कोई गाना भर दिए, आप उसके बाद भरने के बाद लाइट भले कट जाए तो ये क्या होता है, ये गाना उसमें चला जाता है, वहाँ पे आपको मिलेगा। जबकि वोलेटाइल मेमोरी क्या है, आप जो भी प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर पे, वो रैम या फिर कैश मेमोरी में जाता है। अभी ये जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये कंप्यूटर में चल रहा है, लेकिन इसमें बैटरी लगी है तो डाटा कट नहीं हो सकती। अगर ये डायरेक्ट चलता, बिना बैटरी के होता लैपटॉप, या फिर ये डायरेक्ट करंट से चलता, तो करंट कटने के बाद क्या होता, ये जो लिखा वगैरह जा रहा है ये पूरा हट जाता, फिर से शुरू से कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता। तो इसी दोनों में अंतर होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। कौन राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। देखिए हमारे, ये आपका इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है, और बहुत सारे राज्य हैं हमारे जो पूर्वोत्तर देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे नेपाल से पूछे कौन से सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्यों के बाद आप लोग 5 राज्यों के नाम आप लोग याद रखेंगे जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसे सीमा साझा करता है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे, इसे सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से भूटान से भी सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए देखते हैं भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो 4 राज्य यहाँ से सीमा साझा करते हैं भूटान से। कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहले सिक्किम के बारे में याद रखेंगे, सिक्किम सीमा साझा करता है। उसके नीचे आएंगे आप लोग पश्चिम बंगाल, फिर उसके सिक्किम के फिर भूटान के एकदम जस्ट नीचे आएंगे तो आपको असम मिलेगा, असम इससे सीमा साझा करता है। भूटान के पूर्व साइड में आपको मिलेगा कौन सा राज्य मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से हम लोग बांग्लादेश को देखते हैं। बांग्लादेश भी अपने देश के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। देख लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं। जैसे देखिए सबसे पहले ये सीमा साझा करता है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से, फिर ऊपर जाएंगे तो ये असम से सीमा साझा करता है, फिर बांग्लादेश मेघालय से सीमा साझा करता है, फिर इस साइड जाएंगे तो आप ये त्रिपुरा से सीमा साझा करता है पूर्व साइड से, और फिर आपका मिजोरम से। तो इस तरह से ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है।
इसी तरह से एक चीज़ और देखेंगे, कौन छूट रहा है, म्यांमार। म्यांमार कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये देख लीजिए। जैसे सबसे ऊपर में देखेंगे तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके नीचे आएंगे तो ये नागालैंड से सीमा साझा करता है। फिर नागालैंड के नीचे ये मणिपुर से सीमा साझा करता है। फिर मणिपुर के नीचे आएंगे तो ये किससे सीमा साझा। तो चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि कौन सा राज्य नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। अरे यार पहले देखो कौन सा साझा करता है, तभी तो बता पाओगे कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सभी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से हमने बताया भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरह से म्यांमार से हमने बताया 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर है महत्वपूर्ण, कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। तो इनको दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया था गीतांजलि के लिए। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। और ये पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी एक फेमस पुस्तक और है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, द गोल्डन बोट। अगर आपसे पूछ ले द गोल्डन बोट, ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक जो है आपके यही रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसकी पुस्तक है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या क्या पूछी जाती है, इन्होंने गांधी जी को, कुछ अलग पढ़ते हैं आज, गांधी जी को क्या कहा था इन्होंने, गांधी जी को इन्होंने ही महात्मा कहा था। क्या कहा था, महात्मा कहा। तो अगर आपसे पूछे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो आपके बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जलियांवाला बाग अपने यहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इनको क्या दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के इस उपाधि का क्या कर दिया था, त्याग किया था। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ये भी किसने लिखा था, ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक, तो ये भी बातें चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रगान क्या है, ये है आपके भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हो। तो इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। पॉलिटी से था ये, मॉडर्न हिस्ट्री से ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे। हमने क्या बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल मिला था, गीतांजलि के मिला 1913 में। ये पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला। द गोल्डन बोट पुस्तक किसकी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहा था, किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग कांड में इन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की जो उपाधि थी इसका त्याग किया था। ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। भारत और बांग्लादेश का इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था। ये भी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है फिर कंप्यूटर से। वाह भाई, कितना प्रश्न आएगा कंप्यूटर से। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले आप लोग देख लीजिए। जैसे एप्पल के बारे में पूछे, एप्पल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसे क्या बोलते हैं, मैक ओएस कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक ओएस किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट का भी क्या बोलते हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये है एमएस डॉस। एमएस डॉस पूछे किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। और
MS DOS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, अन्य कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे विंडोज़ आप लोग चलाते होंगे। विंडोज़ 7 पहले चलता था, अब तो कम चलता है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 भी चलता है, विंडोज़ 10 भी अब चलता है, 11 भी चलता है। अब लेटेस्ट वाला जो है वो 11 है। इसके अलावा पहले चलता था विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP चलता था पहले, विंडोज़ विस्टा भी चलता था, विंडोज़, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विस्टा भी चलता था। ठीक, और हमारे पास कुछ अन्य ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उबंटू क्या है उबंटू, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऐसे रहेगा। लिनक्स, जेनक्स क्या है, अगर आपसे पूछे ये क्या है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद यूनिक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि लिनक्स क्या है, तो आप लोग बताएंगे, वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोसेसर है, और इस तरह से एग्जाम में दिया जाता है। जनरेशन है, तो आप लोग बताएंगे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमने बताया एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS है, माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS है, उसके बाद अन्य कुछ हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ अन्य ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया, उबंटू, लिनक्स, जेनक्स और यूनिक्स, ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं कि कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है जिसमें विटामिन ए का संचय भी होता है। ये है आपका यकृत होता है। ठीक, लीवर, अगर कोई शराब पी के मर जाता है तो इसमें यकृत की जांच होती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बता दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी, आपसे पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी मानव शरीर की बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम कौन करती है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मतलब दोनों का काम करती है। ये जो ग्रंथि है वो है आपकी अग्न्याशय। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, और अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्न्याशय को क्या कहते हैं, इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। और एक मानव शरीर की ग्रंथि है जिसको कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, मानव शरीर की आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। यह है आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क को क्या कहते हैं, अधिवृक्क जो है मानव शरीर की, ये आपातकालीन ग्रंथि है, क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। क्या कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। और इस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, लड़ो एंड उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लड़ो और उड़ो हार्मोन, इस हार्मोन को कहते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत है। अगर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो भी यकृत है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों कौन है, तो वो अग्न्याशय है, मिश्रित ग्रंथि से कहते हैं। हमने बताया आपातकालीन ग्रंथि के बारे में जिसे अधिवृक्क कहते हैं।
ये मानव शरीर की आपातकालीन ग्रंथि होती है जिसे जो एड्रेनलिन हार्मोन को स्राव करती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो वो भी आप लोग को बताना है कि अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। या फिर पूछे कि लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। इस तरह से कई प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो ये थी आपके अनुच्छेद नंबर 343। और इसको स्वीकार कब किया गया था, ये भी बातें अगर आपसे पूछे कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया कब गया था, तो 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। इसलिए हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी लिपि कौन सी ली गई थी, हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ये भी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था कि देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ये अनुच्छेद 343 के तहत किया गया था। इसको स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इसकी लिपि क्या थी, देवनागरी इसकी लिपि थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाएं हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तब यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो यहाँ पे 14 भाषा थी। 14 भाषा थी तो 28 हुआ कैसे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले किया गया था 21वां संविधान संशोधन। यहाँ पे तीनों को नोट करेंगे। इसके लिए 3 संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी भाषा हमारे संविधान में जोड़ी गई। फिर हुआ था आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत 3 भाषा, नेपाली, ये पूछा जाता है कि 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक, इसके तहत। ठीक, फिर हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। कब हुआ था, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इसके तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये 3, इसके तहत 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई। तो अब जाकर के हमारे संविधान में 14 से हो चुकी हैं कुल 22 भाषाएं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची में पूछे क्या चीज़ है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया हुआ है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषा है। मूल संविधान में जबकि 14 भाषा थी। पहला हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर हुआ आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई, तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। कहाँ पे, नागौर राजस्थान में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1959 में लागू किया गया था। ये बात है। दूसरी चीज पंचायत से क्या पूछी जाती है कि इसके तहत संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, तो इसके तहत हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। और ये पूछा जाता है इसके तहत संविधान में, इस संशोधन के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो ये इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इसको किस भाग में रखा गया पंचायती राज को, तो इसको भाग 9 में रखा गया है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 को भारत में कब लागू किया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ।
अब लागू तो हुआ, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें ये पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम में कि इसमें विषय कितने दिए गए हैं पंचायती राज में, तो 29 विषय। और ये पूछा जाता है कि इसमें महिला का आरक्षण कितना है, पंचायती राज में महिला का आरक्षण कितना दिया गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे 1/3% यहाँ पे महिला को आरक्षण दिया गया, या फिर इसको 33.33% भी आप लोग कह सकते हैं। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि कहाँ सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई। राजस्थान के नागौर में 1959 में। और इसके तहत संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9। तो विषय कितने थे, 29 थे। और इसमें महिला आरक्षण कितना मिला, 1/3 और या फिर 33.3% आप लोग याद रखेंगे। और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। दिवस इस दिन मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस इस दिन मनाते हैं। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग जीएस को लाइक करते हैं तो क्लास आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे पता है। और आप लोग क्लास को और आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप लोग को क्लास कैसा लगा। और क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।